हेलो एवरीबॉडी। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, है ना। और दो प्रकार होता है, धन आवेश और ऋण आवेश हम देखे थे। उसके साथ साथ ये भी देखे थे कि सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण, और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण। मतलब एक जैसे आवेश है, धन धन है या ऋण ऋण है, तो वो पास पास है तो उनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगता है। और अलग अलग हैं, धन और ऋण है, तो वहां पर आकर्षण बल कार्य करता है। तो आज हम उसी बल को फार्मूला के रूप में लेंगे। तो उस बल को कहा जाता है स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं, क्योंकि हम स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्थिर वैद्युत बल। तो इस बल की व्याख्या यहां पर किसने की थी, कूलाम ने की थी। तो उन्होंने एक नियम दिया जिसको कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम के नियम यहां पर स्थिर बिंदु आवेशों पर लागू होता है ना। कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों पर लागू होता है। अब बिंदु आवेश को भी दे, स्थिर आवेश तो समझ में आ गया। बिंदु आवेश मतलब ये जैसे एक और एक दूसरा, ये दोनों ही क्या है, यहां पर आवेशित वस्तु है, या इनका आकार थोड़ा और छोटा हम ले लेते हैं, है ना। दो आवेशित वस्तु, यदि आवेशित वस्तुओं का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है, इनका आकार या विमा कहते हैं, उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है, तो उसको क्या कहेंगे हम, बिंदु आवेश, है ना। बिंदु का मतलब बिंदु जैसा नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही आवेशित वस्तुएं हैं, पर इनके बीच की दूरी की तुलना में इनका आकार या इनकी विमा नगण्य हो, तो उनको क्या कहते हैं, हम बिंदु आवेश कहेंगे। तो कूलाम का नियम है वो बिंदु आवेश, और किस प्रकार के बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश पर लागू होता है। तो यहां पर हम दो आवेश लेकर चलते हैं। दो आवेश मान लो, एक Q1 यहां पर रखा हुआ है, एक आवेश Q2, दोनों बिंदु आवेश है, एक दूसरे से r दूरी पर है। तो कूलाम का नियम क्या होता है ना। आवेशों का यहां पर हमको परिमाण लेना है। परिमाण मतलब चिन्ह सहित नहीं लेना है, ठीक है। Q1 Q2, धन है तो भी Q1 लेंगे, ऋण है तो भी Q1 या Q2 ही लेंगे, ठीक है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला इस बल को या इस नियम को समझना क्या है। नियम दो पार्ट में है। पहला पार्ट क्या कहता है, जो बल है वो इन आवेशों के परिमाण पर कैसे निर्भर करता है। परिमाण मतलब कितना कूलाम आवेश है, 10 कूलाम है, 50 कूलाम है, 1000 कूलाम है, ऐसा, ये इसका परिमाण है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब A प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2, है ना। इनका दोनों का क्या है, यहां पर गुना है। दूसरा पार्ट क्या है, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। r दूरी है, उसका वर्ग है, उसका उल्टा अनुपात, जिसको हम व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। तो एक बार सुन लो, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अब इन दोनों को एक साथ मिलाकर लिख दें तो ये ऐसा Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, है ना। इस प्रोपोर्शनल साइन को, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाया जाता है वहां पर एक कांस्टेंट लगाते हैं f। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट k Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। k यहां पर एक अनुपातिक नियतांक है, ये डिपेंड करता है मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, और दोनों आवेशों के बीच के माध्यम, मतलब पद्धति पर और माध्यम पर निर्भर करता है k का मान। मतलब k का मान अलग अलग हो सकता है यदि हम अलग अलग माध्यम की बात करें या अलग अलग पद्धति की बात करें। SI पद्धति में अलग होगा, CGS पद्धति में अलग होगा, ठीक है। तो इसी को हम लेकर चलेंगे कि जैसे क्या क्या अलग अलग यहां पर हो सकता है ना। इसी में हम केस फर्स्ट लेकर चलें। केस फर्स्ट, एएसआई पद्धति की बात करें
और कैसा, वायु या निर्वात, मतलब दोनों आवेश या तो निर्वात में है या इनके बीच में क्या है, वायु है आसपास। ठीक है, तो उस केस में जो कांस्टेंट k का वैल्यू आता है ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो को वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, वायु निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो इस आधार पर ये F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, k के बदले इतना Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, इसको संख्यात्मक रूप में भी लिखते हैं, इसका संख्यात्मक मान। तो ये F बराबर 9 गुना 10 के घात 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो ये SI पद्धति में जब आवेशों के बीच वायु या निर्वात की स्थिति होगी तो उस केस में हम इसको इस प्रकार लेंगे। ठीक है, दूसरा SI पद्धति में ही लेकर चलें और किसी अन्य माध्यम में लेकर चलें। हम SI पद्धति में ही लेकर चल रहे हैं, पर वो कौन सा है, अन्य माध्यम में। तो उस केस में जो कांस्टेंट k का मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, यहां पर एप्सिलॉन बस लेंगे, एप्सिलॉन जीरो नहीं लेंगे। ये क्या होगा, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, यहां पर माध्यम शब्द, माध्यम मतलब उनके बीच में क्या है, यहां पर एक आवेश है, यहां पर एक आवेश है, उनके बीच में क्या है, ये उसका माध्यम होता है। ठीक है, जैसे जनरली हम निर्वात मतलब कुछ नहीं है तो वहां पर माध्यम ही नहीं है। वायु को भी हम माध्यम नहीं मानकर चल रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो निर्वात और वायु को छोड़कर उनके बीच में कोई भी और पदार्थ आ जाए, चाहे वो प्लास्टिक आ जाए, मोम आ जाए, पानी रख दें दोनों आवेशों के बीच में, तो वो उनके बीच का क्या होगा, माध्यम होगा। क्लियर है। तो उस केस में कांस्टेंट k का वैल्यू यहां पर कितना हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता ही है। ठीक है, तो इस आधार पर F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। मतलब इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है। तो यहां पर एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है ना, चूंकि एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन जीरो k, है ना, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो k होता है ना, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो k। तो k को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको आगे डिटेल देखेंगे। तो इस आधार पर F का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो k, है ना, इस एप्सिलॉन के बदले में एप्सिलॉन जीरो k, और ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये कब होगा, अन्य माध्यम में। ठीक है, वायु निर्वात को छोड़कर अन्य माध्यम में इस प्रकार की स्थिति आएगी। तो दोनों माध्यम में क्या चेंज आ रहा है, इस वाले में k नहीं है और उस वाले में k एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर ये जो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो k लिखे हैं, तो k यहां पर परावैद्युतांक है, जिसको आगे हम बताएंगे इसके बारे में डिटेल और क्या होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ यहां पर कौन से पद्धति में, SI पद्धति। दूसरा यहां पर CGS पद्धति की बात करें। पहला जैसे यहां पर वायु या निर्वात को लेकर चलें, तो वायु या निर्वात को लेकर चलें तो इस केस में क्या होगा, जो कांस्टेंट k इक्वल टू हो जाता है 1, तो ये F इक्वल टू आ जाता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, मतलब इतना डाइन। और ये सब किस में रहेगा, न्यूटन में। SI पद्धति मात्रक न्यूटन होता है बल का, और CGS पद्धति में मात्रक होता है डाइन। ठीक है, और इसको यदि हम अन्य माध्यम की बात करें तो स्मॉल k जो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 1/k। ये कैपिटल K क्या है,
परावैद्युतांक, है ना। कैपिटल के क्या है यहाँ पर, परावैद्युतांक है। तो इस केस में जो f का वैल्यू आएगा यहाँ पर k के बदले 1/k रख देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा Q1 Q2 अपान k r स्क्वायर। तो ये ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, ठीक है। तो ये कूलाम के नियम को कैसे हम गणितीय रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो फार्मूला यहाँ पर आया, इसको मैं एक बार और एसआई पद्धति में क्या है फार्मूला, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, या CGS में क्या आया, F इक्वल टू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये किसके लिए था, वायु या निर्वात के केस में, ठीक है। एसआई पद्धति में ही F इक्वल टू क्या आया, 1/4π, मतलब इसको संख्यात्मक रूप में कैसे लिखेंगे, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। F इक्वल टू ऐसा भी है, ठीक है। इसी को ऐसा लिख सकते हैं, इसमें तो वैसे को वैसे ही रहेगा। इसको जब अन्य माध्यम के लिए लिखते हैं, है ना, ये वायु निर्वात के लिए था, अन्य माध्यम के लिए क्या रिजल्ट आया, क्या चेंजेस आएगा, इसमें केवल क्या लगाना है आपको, K, कैपिटल K, मतलब कैपिटल K से भाग देना है, मतलब उतना कम हो जाएगा, ठीक है। अन्य माध्यम में बल है वो कम हो जाएगा, कितना, K से जितना भाग देने पर आएगा। और F इक्वल टू यहां पर भी क्या आएगा, नीचे K से भाग देना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये वायु निर्वात के लिए केस था, SI और CGS, और ये SI और CGS पद्धति में। तो यहीं से हम और देखेंगे, है ना, इसी के आगे इसमें देखेंगे एकांक आवेश के बारे में। एकांक आवेश या यूनिट चार्ज कहते हैं इसको, है ना। SI पद्धति में हमारे पास है F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, है ना। Q1 Q2 अपान r स्क्वायर ऐसा SI पद्धति में है, ठीक है। तो एकांक आवेश के लिए यहां पर Q का वैल्यू क्या आना चाहिए, +1 या -1। Q का वैल्यू +-1 आना चाहिए। तो इसको ऐसा लाने के लिए क्या करेंगे, F के बदले में यहां पर रख देते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन बल है, और Q1 बराबर Q2 बराबर रख देते हैं Q। Q1 और Q2 बराबर है, और किसके बराबर है, Q के बराबर ही है। R इक्वल टू 1 मीटर। तो इस फार्मूला से क्या रिजल्ट आएगा, F के बदले रखोगे इतना, ये 9 × 10⁹, ये Q1 Q2 अपान r स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q के बदले इसके बदले भी Q, इसके बदले भी Q स्क्वायर, नीचे यहाँ पर r का वैल्यू कितना, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये टर्म इससे कैंसिल होगा, 1 इक्वल टू क्या होगा, Q स्क्वायर, या Q इक्वल टू +-1। तो ये क्या हो जाता है, एकांक आवेश, जब उसका परिमाण है वो क्या हो जाता है, 1। तो इसकी परिभाषा यहां से देंगे। ये किसके लिए था, वायु या निर्वात का फार्मूला है, मतलब ये दोनों आवेश है वो किस में रखे गए हैं, वायु निर्वात में। कितने मीटर दूरी पर रखे गए हैं, 1 मीटर दूरी पर, और एक दूसरे पर कितना बल लगा रहे हैं, 9 × 10⁹ 9। और कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों एक जैसे आवेश होंगे, ठीक है, दोनों सजातीय आवेश होंगे। तो इसकी परिभाषा हम क्या देंगे एकांक आवेश की, इसकी सुन लो। यदि दो सजातीय आवेश वायु और निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित है और एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है, तो उनमें से प्रत्येक को क्या कहेंगे, हम एकांक आवेश कहेंगे, या प्रत्येक एकांक आवेश होगा। तो ये कौन से पद्धति में निकाला, SI पद्धति में। इसी को यदि CGS पद्धति में निकालें, CGS पद्धति में यदि इसी को हम निकालें एकांक आवेश को, CGS पद्धति में यदि निकालेंगे, यहां पर
फार्मूला क्या है सीजीएस पद्धति में? F इक्वल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, इसमें सामने कोई गणितीय टर्म नहीं है। F इक्वल टू 1 डाइन, सीजीएस में डाइन है मात्रक। Q1 बराबर Q2 बराबर रख देते हैं Q, है ना, Q1 बराबर Q2 बराबर Q, R बराबर रखेंगे 1 सेंटीमीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। तो इस केस में ये सब मान को यहाँ रख दें तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा Q का वर्ग हो जाएगा, ये दोनों को बदले Q रखेंगे, नीचे 1 है तो Q स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? Q इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो ये हो जाएगा एकांक आवेश। पर यहाँ पर जो परिभाषा होगी किसमें देंगे? सीजीएस पद्धति में, कि यदि दो सजातीय आवेश, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर, तो यदि दो सजातीय आवेश वायु निर्वात में 1 सेंटीमीटर दूरी पर है तथा एक दूसरे को एक डाइन बल से प्रतिकर्षित करता है तो उनमें से प्रत्येक क्या होगा? एकांक आवेश होगा। क्लियर है? तो ये एकांक आवेश भी परिभाषा कभी कभी आपको परिभाषा के रूप में पूछा जा सकता है, तो ये मालूम होना चाहिए कि क्या होगा। ठीक है ना। आवेश का मात्रक हम पहले ही देख चुके हैं, है ना। आवेश का मात्रक क्या होता है बताओ? क्या होता है आवेश का मात्रक? कूलाम, है ना। आप लोग छोटी छोटी बातों को हमेशा शुरू से याद रखते हुए चलना। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश ऋणावेश। सजातीय आवेश और उनके बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। विजातीय आवेश के बीच क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। बल का मान जो फार्मूला आप जितने फार्मूला पढ़ेंगे सारे फार्मूला आप याद करते हुए चलना है। फार्मूला आपको हमेशा याद रहना, जैसे कूलाम के नियम का फार्मूला आया, इसके पहले क्वांटीकरण में Q इक्वल टू NE आया था। तो सारे फार्मूला आपको याद रहने चाहिए, तब आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। कूलाम मात्रक है तो ये थोड़ा बड़ा मात्रक है। ठीक है, बड़ा मात्रक है तो इससे छोटा मात्रक होता है मिली, है ना। मिली कूलाम लिखते हैं, है ना। 1 ऐसा, तो ये 10⁻³ कूलाम। माइक्रो 1 म्यूसी, तो 10⁻⁶ कूलाम ऐसा। ठीक है ना। सीजीएस पद्धति में क्या होता मात्रक इसका? स्थित कूलाम। ठीक है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्थित कूलाम होता है। और इनमें एक संबंध है कि 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्थित कूलाम, है ना। ये सीजीएस पद्धति के मात्रक और एएसआई पद्धति के मात्रक में संबंध है। इसमें एक और है 1 कूलाम इक्वल टू 1/10 एब कूलाम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 × 10⁹ 3 × 10⁹, है ना। 1 कूलाम बराबर इतना स्थित कूलाम था। ऐसा, ये 10 इधर आकर 3 × 10⁻10 इतना एब कूलाम, मतलब एक एब कूलाम बराबर 3 × 10⁻10। मतलब ये जो एब कूलाम है ये आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है और इनमें ऐसा संबंध होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस संबंध को आपको ध्यान रखना है कि कितना होता है। है ना। इसी में आगे हम देखेंगे परावैद्युतांक के बारे में।
परावर्तनांक, यहाँ पर एक रिलेशन आया था एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के, यहाँ से के इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। तो इसकी एक परिभाषा यहीं से दे सकते हैं, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता का अनुपात, दोनों निरपेक्ष विद्युतशीलता का अनुपात ऐसा, के को एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं। एप्सिलॉन आर यहां पर माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता हो जाएगी। तो परावैद्युतांक को आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। आर जो लिखा हुआ है, आर फॉर रिलेटिव, रिलेटिव मतलब अपेक्षिक। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, ये परावैद्युतांक कहें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर, आपेक्षिक विद्युतशीलता एक ही है। तो इसकी परिभाषा माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता का अनुपात। ठीक है, इसकी एक और परिभाषा यहां पर देंगे, जो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये वायु या निर्वात। दूसरा F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान के आर स्क्वायर, ये अन्य माध्यम है। ठीक है, अन्य माध्यम हुआ, अन्य माध्यम में नीचे क्या आ जाता है कैपिटल के परावैद्युतांक। अब मतलब वायु या निर्वात में बल अधिक लगेगा, अन्य माध्यम लाने पर बल का मान क्या हो जाएगा कम। जैसे जैसे के का मान बढ़ते जाएगा, मतलब जिस माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ते जाएगा, आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान क्या होते जाएगा कम होते जाएगा। यहां से यदि हम F बटे F डैश निकालोगे, मतलब इसको इससे भाग दोगे तो ये सेम टर्म है, कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये इसके साथ कटेगा, तो ये क्या बचा के बचा। के कैसे बच रहा है ऐसा है ना, A बटे B बटे C बटे D, तो ये D कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचा केवल के। तो ये ऐसा, तो के की एक परिभाषा और दे सकते हैं, के बराबर क्या हो जाएगा निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल, ठीक है, और माध्यम में उन्हीं आवेशों के मध्य बल। ठीक है ना, के इक्वल टू निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल बटे, है ना, निर्वात या वायु था, ये माध्यम नहीं है, और दूसरा माध्यम है ये वाला बल। तो ये ऐसा, ये के बराबर एप्सिलॉन आर भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार आपको बताना है इसको। परावैद्युतांक के का मान प्रत्येक पदार्थ के लिए एक से अधिक होता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ हो एक से अधिक, है ना। निर्वात के लिए के का मान एक, निर्वात कोई पदार्थ है ही नहीं, निर्वात में कुछ नहीं होता, जहां हवा भी नहीं वहां कुछ भी नहीं है, ऐसा है। ठीक है, बाकी अन्य जो माध्यम उनके लिए के का मान एक से कम। जैसे वायु की बात करें, वायु जो बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, इसके लिए इसका मान होता है 1 पॉइंट, जो के का मान 1.000 है ना, 4 0 फिर आएगा 536 ऐसा। ठीक है, जबकि वाटर के लिए इसका मान 80.4, ग्लास के लिए होता है ना, ग्लास के लिए इसका मान लगभग 5 से 10 के आसपास का, है ना। और बहुत सारे पदार्थों का लिस्ट आपकी किताब में दिया हुआ है, उनको जरूर देखें कि
ग्लिसरीन का दिया हुआ रहेगा, मिट्टी का तेल है और भी बहुत सारे पदार्थ आपके, अभ्रक का है, मोम का है, ये सब मिलेगा आपकी किताब में, वो सब लिस्ट दिया हुआ है ना, एक टेबल है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, आईएमपी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट, धातुओं के लिए, धातुओं के लिए K का मान होता है अनंत। ठीक है, धातु मतलब जिसकी चालकता अनंत होती है। तो इससे क्या पता चल रहा है, जैसे ये यहां से बढ़ गया है, ऐसा वायु वाटर का ज्यादा है, मतलब चालकता बढ़ने पर है ना, पदार्थ की चालकता बढ़ने पर, चालकता मतलब विद्युत की चालकता बढ़ने पर परावैद्युतांक का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात भी आपको याद रखना है। फिर इसमें कूलाम के नियम का सदिश रूप है। ठीक है, सदिश रूप मतलब दो आवेश हम लेकर चलते हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी R ही लेकर चल रहे हैं। अभी दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं। पहला केस यहां पर है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। Q1 और Q2 दोनों आवेश का गुणनफल शून्य से ज्यादा है, मतलब दोनों ही धन आवेश है या दोनों ही क्या है, ऋण आवेश है ना। धन गुना धन क्या होगा, शून्य से ज्यादा होगा, या ऋण गुना ऋण शून्य से ज्यादा होगा। धन और धन का गुना धन होगा, ऋण और ऋण का गुना भी क्या होगा, धन है, तो जो धन होता है वो शून्य से ज्यादा होता है। तो यहां पर दोनों आवेश एक जैसे हैं, तो क्या लगेगा इनके बीच, प्रतिकर्षण बल। इस पर प्रतिकर्षण बल ये लगाएगा F12। दूसरे कारण पहले पर लगने वाला बल, इस पर इधर लगेगा F21। पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल, ये दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो क्या होगा है ना, क्या होगा यहां पर Q1 Q2, और मान लो यहां पर एक इकाई सदिश ले लेते हैं R12 है ना। ये किस इसकी दिशा भी हम ले लेते हैं, मान लो ये इस तरफ है, अपने अनुसार ले सकते हो, पहले से दूसरे की दिशा में इकाई सदिश R12। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना ये कैसे लिखा गया है। अभी लग रहा है इनके बीच प्रतिकर्षण, इसलिए इनका डायरेक्शन इधर है, इनका डायरेक्शन इधर है। ये 2-1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल इस तरफ है ना। ये इस पर जो बल लग रहा है ये दूसरे के कारण पहले पर, ये पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखना F12 की बात करें, F12 फार्मूला से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। इसको सदिश रूप में लिख रहे हैं, ये पूरा यहां से आता है अदिश है, इसके साथ एक इकाई सदिश लगा देते हैं R, ये 1-2 है, पर यहां पर जो 1-2 लिया हुआ है हमने, ये 1-2 का डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये R21 हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक इकाई सदिश हमने लिया हुआ है, ध्यान देना। F12 का डायरेक्शन ऐसे है, मतलब यहां पर हमने R12 ऐसे लिया हुआ है, तो R21 लेंगे, इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, सिंपल। F21 को कैसे लिखोगे, ये सब वैसे ही रहेगा। यहां पर F21 ये इधर है, इस डायरेक्शन में ऐसे, इधर इकाई सदिश कौन सा है, ये वाला है R12। इसको ध्यान से लिखना है, मतलब बहुत इजी है। प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो एक इधर हुआ एक इधर हुआ, ये 2-1 का मतलब है दूसरे कारण पहले पर, 1-2 मतलब हुआ पहले कारण दूसरे पर, तो दूसरे पर बल लग रहा है वो इधर है। इकाई सदिश आप अपने अनुसार ले सकते हो, जैसे R12 को हमने इधर लिया हुआ है, तो R21 की बात करेंगे तो इधर हो जाएगा। तो जो बल इस तरफ होगा उसके साथ ये अटैच होगा, जैसे इसमें जो बल जो इधर होगा उसके साथ ये अटैच होगा इसमें। अब यहां पर चूंकि R21 इक्वल टू माइनस R12,
दोनों ही इकाई सदिश है। इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है? एक। केवल दिशा होती है, परिमाण तो एक होता है। केवल उसको लगाने से वो सदिश हो जाता है, बाकी उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। ये दोनों जो इकाई सदिश है R12 और R21 एक दूसरे के विपरीत होगा। इस कारण से यहां पर F12 भी F21 के क्या होगा? विपरीत होगा। ठीक है, क्लियर है? ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होगा पर परिमाण में समान होगा, मतलब दोनों आवेश एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं, ये क्लियर है। फार्मूला सेम है। दूसरा केस यहां पर लें, Q1 इंटू Q2 का मान शून्य से छोटा। Q1 और Q2 का गुना है वो शून्य से छोटा है। इसका मतलब है एक धन आवेश और एक ऋण आवेश है, इनके बीच क्या लगेगा? आकर्षण। इस पर बल लगेगा वो इधर होगा, इस पर जो बल लगेगा वो इधर होगा, तो ये हो जाएगा F12। ये 12 है वो इस तरफ आ जाएगा। अब ये जो 21 है वो भी आकर्षण का होगा, इसलिए इधर हो जाएगा F21। ठीक है, अब क्या अंतर आएगा इसको देखना, मैं इसी में बता रहा हूं, है ना। अब ये F12 की बात करें, ये F12 किधर है? इसके डायरेक्शन, ये 12 यहां पर आ जाएगा। इस बल की दिशा है वो इस इकाई सदिश की दिशा में है, इसलिए F21 ये वाला है, ये किस दिशा में? इधर है, मतलब इसके दिशा में, तो ये 21 होगा। अभी भी वही केस है, चूंकि R12 बराबर माइनस R21, दोनों इकाई सदिश की विपरीत दिशा है, इसलिए माइनस आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? F12 बराबर माइनस F21। तो ये निष्कर्ष किसके जैसा आ रहा है? ऐसा नहीं है, आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? करो याद करो, जरूर याद आ जाए। गति के नियम पढ़े थे आप। गति का क्या है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो इस प्रकार कूलाम का नियम है वो गति के तृतीय नियम के अनुसार है, मतलब दोनों आवेश एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं पर विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कूलाम के नियम का सदिश रूप आप इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर इसकी सीमाएं हैं, कूलाम के नियम की सीमाएं है ना। कूलाम के नियम की सीमाएं, पहला ये स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। गतिशील आवेश के लिए लागू नहीं होगा, और केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। तीसरा, अत्यधिक दूरी पर लागू नहीं होगा, और 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर भी ये लागू नहीं होगा। ये इसके लिमिटेशन है। 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर भी ये लागू नहीं होगा, क्योंकि इससे कम दूरी पर नाभिकीय बल है वो अधिक प्रभावशाली हो जाता है। नाभिकीय बल की प्रधानता बढ़ जाती है। नाभिकीय बल मतलब नाभिक के बीच जो आकर्षण बल, क्योंकि ये नाभिक के आकार के आसपास का डिस्टेंस है 10⁻⁻15, बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये कूलाम के नियम, मतलब दो आवेशों के बीच जो बल कार्य करते हैं, उस पर पूरा ये लेक्चर था। आप इस लेक्चर को पूरा देखें, है ना, पूरा देखे होंगे तभी तक तो यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, और हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।